नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। दोस्तों आज के झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में हर दिन की तरह हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और वन लाइनर्स के फॉर्म में भी। सेशन में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और सेशन के अंत में देखेंगे ट्रेडिशनल जीके। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को। हर दिन की तरह शुरुआत कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से, जिसका जवाब भी जानेंगे और एक्सप्लेनेशन भी। दोस्तों लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति शीर्षक वाली पुस्तिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कविताओं के संकलन का यह अंश है। झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा एकत्रित कविताओं का संकलन है। ऑप्शन सी, शिबू सोरेन द्वारा संकलित कविताओं के संकलन का अंश है, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सरहूल क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ झारखंड, यानी सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति विभिन्न जेलों में, झारखंड के विभिन्न जेलों में जो कैदी बंद हैं उनके कविताओं का एक संकलन है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति शीर्षक वाली पुस्तिका राज्य भर की 30 जेलों में बंद 2 दर्जन से अधिक कैदियों द्वारा लिखे गए लेखों, रेखाचित्रों और कविताओं का एक संकलन है। यह झारखंड की विभिन्न जेलों के इन कैदियों द्वारा लिखे गए टुकड़ों के अंश है, जो पहली बार झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस पुस्तिका के लिए पहल की गई थी झारखंड के आईजी जेल मनोज कुमार के द्वारा, जिन्होंने शुरू में केवल अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए था और अपराधियों से नफरत करने से लेकर अपराध से नफरत करने तक अपराधियों के न्याय की एक लंबी दूरी तय की है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने शुरुआत की थी। आपको बता दें कि अब जेल भी सुधार के लिए है और बुकलेट का प्रकाशन उसी दिशा में शुरू किया गया एक कदम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया गया है। झारखंड के किस जिले से उनका गहरा संबंध रहा है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी रामगढ़। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए धनबाद। उनका बचपन धनबाद में गुजरा है, इसलिए उनका नाता धनबाद से रहा है, यानी झारखंड से रहा है। मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले हैं। आइए इस संबंध में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रवि सिन्हा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का उन्हें नया चीफ नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। उनका बचपन धनबाद में बीता है। उनकी 10वीं तक की परीक्षा डिनोबली स्कूल डिगवाडी धनबाद से हुई है, जबकि 12वीं उन्होंने रांची के सेंट जेवियर से की है। आपको बता दें कि रवि सिन्हा को सामंत कुमार गोयल के स्थान पर रॉ का चीफ बनाया गया है, यानी वर्तमान में सामंत कुमार गोयल रॉ के चीफ है, जिनका कार्यकाल 30 जून 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद रवि सिन्हा चार्ज लेंगे। आपको बता दें कि रवि सिन्हा पिछले 2 दशक से इस खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वो रॉ के सेकेंड इन कमांड हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि रवि सिन्हा मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के भोजपुर के। आपको बता दें कि धनबाद से उनका संबंध इस तरह है कि धनबाद में डॉक्टर NK सिंह जो उनके पिता हैं PK राय कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, जिनके कारण उनका बचपना धनबाद में गुजरा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब प्रश्न नंबर 2 को। पारंपरिक योग नामक योग पुस्तक का विमोचन 20 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन अथवा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ महतो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन के द्वारा पारंपरिक योग नामक
एक पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने पारंपरिक योग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इसका विमोचन उन्होंने राजभवन में 20 जून 2023 को किया। आपको बता दें कि इसकी लेखिका है डॉक्टर परिणीता सिन्हा और डॉक्टर अर्चना कुमारी। योग पर आधारित डॉक्टर परिणीता की यह तीसरी पुस्तक है और इससे पहले जो 2 पुस्तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है वह है योग एक दृष्टिमय और अभ्यासम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर में विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट लगाया जा रहा है और इसका इसी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस की संयुक्त साझेदारी से जमशेदपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण होगा। इस कंपनी का नाम होगा टाटा ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। चालू वित्तीय वर्ष में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी वाली इंजन का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इसका जो मॉडल होगा, जिस मॉडल से ये जाना जाएगा, वह मॉडल है हाइड्रोजन ICE मॉडल। यह इंजन फ़िलहाल ट्रकों में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हैवी व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि जमशेदपुर में लगने वाला प्लांट विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट होगा। इससे पहले जर्मनी में हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन चालित वाहनों के आ जाने से पेट्रोल डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका निर्माण किस तरह से होगा, यानी ईंधन किस तरह से काम करेगा। आपको बता दें कि इंजन फ्यूल सेल्स के जरिए वातावरण से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेगा, यानी ऑक्सीजन लेकर वाहन में पहले से मौजूद हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और इससे बिजली और पानी का निर्माण होगा और यही बिजली और पानी मोटर यानी मशीन को चलाने में मदद करेगा, जिससे वाहन चलने लगेगी। इसका एक फीचर है कि यह हाई पिकअप वाली मशीन होगी, यानी मोटर होगी। माल ढुलाई में हाइड्रोजन इंजन डीजल की तुलना में बेहतर साबित होगी। डीजल इंजन की अपेक्षा हाइड्रोजन इंजन का पिकअप 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है और फ्यूल भी कम लगेगा और माल ढुलाई भी सस्ती हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल से माल ढुलाई संभव नहीं है। बैटरी भारी होने के कारण माल ढुलाई से इलेक्ट्रिक व्हीकल कारगर साबित नहीं हुई है। इस कारण हाइड्रोजन इंजन दोनों तरह से लाभदायक है। एक तो कम ईंधन लगेगा और हैवी व्हीकल में इसका यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की वायु संवर्धन छात्रवृत्ति के लिए रांची के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 5 विद्यार्थियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी हांगकांग अथवा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ताइवान के लिए इन 5 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, यानी ताइवान के यूनिवर्सिटी वायु संवर्धन छात्रवृत्ति इन्हें प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए वायु संवर्धन छात्रवृत्ति हेतु रांची के केंद्रीय विद्यालय यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्व भाषा विभाग यानी फार ईस्ट लैंग्वेज डिपार्टमेंट के 5 चीनी भाषा सीखने वाले छात्रों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया है। इस छात्रवृत्ति के तहत CUG के इन सभी छात्रों को ताइवान जाने और रहने और भाषा कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्रा प्राची गोयल और छात्र राहुल कुमार को 6 महीने का स्कॉलरशिप दिया गया है, जबकि सौरभ कुमार, ऋषु कुमार सिंह और आशुतोष कुमार को ताइवान में रहकर चीनी भाषा कौशल को विकसित करने के लिए 3 महीने का स्कॉलरशिप दिया गया है। यह छात्र वहां की मूल संस्कृति और भाषा का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि चीनी भाषा चित्रात्मक लिपि है, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जो विश्व में सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। वर्तमान समय में CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पूर्वी भारत में चीनी भाषा सीखने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है।
जहां से चीनी भाषा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारत के अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा ज़्यादा छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, झारखंड के रांची के पलांडू स्थित किस संस्था द्वारा आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी TRI अथवा ऑप्शन डी नाबार्ड, ICAR और TRI तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि रांची के पलांडू में स्थित है, इसके द्वारा ही आम महोत्सव सह विकास किसान मेला का आयोजन किया गया था रांची में। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आम के प्रति राज्य के किसानों को जागरूक करने और उन तक आम की नई किस्मों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से रांची के पलांडू स्थित ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूर्वी प्रक्षेत्र में आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 8 जून को किया गया। इसमें देशी और विदेशी किस्मों के आमों को शामिल किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया और कार्यक्रम में उनके साथ ICAR के DG भी शामिल रहे। झारखंड में पहली बार आयोजित हुए इस महोत्सव में झारखंड के कई जिलों के किसानों के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही बता दें कि आम महोत्सव रांची के खेल गांव में भी आयोजित किया गया और यह आयोजन किया गया था नाबार्ड द्वारा, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा। नाबार्ड द्वारा खेल गांव में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन 17 जून को किया गया। आपको बता दें कि महोत्सव में मालदा, आम्रपाली, दशहरी से लेकर कई किस्म के आम को प्रदर्शित किया गया। झारखंड का बादशाह, पसंद, फिजली और लोहा जंग आम भी इसमें शामिल था। आपको बता दें इसका उद्देश्य आम उत्पादक किसानों के प्रोत्साहन के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में GK को, करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का टाइटल अधिकार किसने हासिल किया है? इसका उत्तर है टाटा ग्रुप। आपको बता दें कि WPL के अलावा IPL का भी टाइटल अधिकार टाटा ग्रुप ने हासिल किया है, इसलिए IPL और WPL को अब टाटा के नाम से जाना जाता है, यानी संबोधित किया जाता है टाटा IPL या टाटा WPL। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के 11वें राज्यपाल बने CP राधाकृष्णन को किसने राजभवन में 18 फरवरी 2023 को शपथ दिलाई थी? उत्तर है न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा। आपको बता दें कि अपरेश कुमार सिंह उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। रवि रंजन के रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था और जिन्होंने CP राधाकृष्णन को राजभवन में शपथ दिलाई थी। वर्तमान में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा के 8वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कोल नगरी के नाम से मशहूर धनबाद शहर के किस टावर में 31 जनवरी 2023 को भीषण आगजनी की घटना हुई, जिसके कारण महिला व बच्चों सहित 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी? इसका उत्तर है आशीर्वाद टावर। धनबाद में दोस्तों आपको बता दें कि 1 हफ्ते के दौरान 2 बड़ी आग की घटना घटी थी। एक आशीर्वाद टावर और दूसरा एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में, जिसे हाजरा क्लिनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2023 को मनाया? इसका उत्तर है 51वां। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में ही 1973 में JMM की स्थापना की गई थी। इस कारण 4 फरवरी 2023 को प्रतिवर्ष JMM का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 की घोषणा में कहाँ मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करने की बात की गई है? इसका उत्तर है बोकारो और रांची, यानी बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी हैं। एक रिम्स रांची में, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। दूसरा है जमशेदपुर में MGM, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और तीसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, जो कि धनबाद में है, उसकी स्थापना 1974 में की गई थी।
इस तरह बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेजेस बन जाने के बाद झारखंड में कुल 5 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड की किन पहाड़ियों और इसकी तलहटी में जुरासिक काल के अनगिनत जीवाश्म मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी दलमा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी पारसनाथ की पहाड़ियाँ अथवा ऑप्शन डी नेतरहाट की पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बारी आ गई है झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जानने की। देखते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है, झारखंड के वे वित्त मंत्री जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार विधानसभा में बजट पेश किया है? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ऑप्शन सी रघुवर दास अथवा ऑप्शन डी MP सिंह। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रघुवर दास अब तक सबसे ज़्यादा बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश कर चुके हैं और रघुवर दास कुल 8 बार बजट पेश कर चुके हैं झारखंड विधानसभा में। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि रघुवर दास झारखंड विधानसभा में कुल 8 बार बजट पेश कर चुके हैं। 5 बार लगातार CM रहते हुए, जब मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय भी उनके हाथों में था, और इसके अलावा 3 बार वित्त मंत्री रहते वे बजट पेश कर चुके हैं विधानसभा में। इस तरह झारखंड में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं रघुवर दास। इसके अलावा डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बात करें तो रामेश्वर उरांव जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अब तक कुल 4 बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया और 2023-24 का बजट भी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा ही पेश किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक झारखंड विधानसभा में कुल 21 बार बजट पेश किया जा चुका है और 2009 और 2013 में चूँकि राष्ट्रपति शासन लगा था, बजट नहीं पेश किया जा सका था। और पहली बार बजट की बात पेश करने की बात करें तो झारखंड में पहली बार यानी 2001 में MP सिंह के द्वारा बजट पेश किया गया था। MP सिंह जिनका पूरा नाम है मृगेंद्र प्रताप सिंह। आपको बता दें कि मृगेंद्र प्रताप सिंह 1995 और 2000 में वह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। और आपको ये भी बता दें कि MP सिंह पश्चिमी विधानसभा से जिस सीट से विधायक बनते थे, उसी सीट से वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी विधायक हैं कांग्रेस से। इसके अलावा रामेश्वर उरांव की बात करें तो रामेश्वर उरांव वर्तमान में लोहरदगा से विधायक हैं और रघुवर दास लगातार पूर्वी जमशेदपुर से विधायक बनते रहे हैं, परंतु 2019 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए। उन्हें सरयू राय ने पूर्वी जमशेदपुर से हरा दिया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को जानने की। दोस्तों पहला प्रश्न है, वेदव्यास आवास योजना किस समुदाय के लिए आवास योजना है? इसका उत्तर है दोस्तों मछुआरा। आपको बता दें कि मछुआरा समुदाय के लिए झारखंड सरकार द्वारा वेदव्यास आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2016 में उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। उस समय निर्णय लिया गया था कि कुल 33,000 पक्के मकान मछुआरों के लिए बनाए जाएंगे और इसका उद्देश्य था कि मछुआरों को स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सके ताकि वे कच्चे मकानों से हटकर पक्के मकान में रह सके। इसके अलावा मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना भी इस वेदव्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको ये भी बता दें कि इस आवास के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह आर्थिक सहायता होती है 1,20,000 रुपये। तो ये था दोस्तों पहला प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है 2018। आपको बता दें कि MS धोनी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है 2007 में। आपको ये भी बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
से सम्मानित होने वाले MS धोनी हैं, जिन्हें 2007 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? इसका उत्तर है सोहराई। सोहराई एक ऐसा त्यौहार है जो पशुओं से संबंधित है। आपको बता दें कि पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने के लिए यह सोहराई त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के समय मनाया जाता है और इस पर्व में, सोहराई पर्व में, पशुओं को नदी नालों कर उनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार घी और सिंदूर के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2017 यानी GIS 2017 का शुभंकर यानी मैस्कट क्या था? इसका शुभंकर था अ फ्लाइंग रेड एलिफेंट यानी उड़ता लाल हाथी। आपको पता ही होगा दोस्तों, झारखंड का राजकीय पशु भी हाथी ही है। आपको बता दें कि इसका आयोजन फरवरी 2017 में रांची में किया गया था और इसका यानी इस मैस्कट का जो डिज़ाइन जिन्होंने तैयार किया था वो एक कंपनी थी एड फैक्टर नाम पर कंपनी थी, जो जनसंपर्क और विज्ञापन कंपनी, उसने इस शुभंकर को तैयार किया था यानी अ फ्लाइंग रेड एलिफेंट को। आपको बता दें कि झारखंड सरकार और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था यानी GIS 2017 का। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसे मोमेंटम झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है कांची। कांची नदी है जिसमें दशम जलप्रपात रांची में स्थित है। आपको बता दें कि कांची नदी स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है और इसकी अगर कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट है लगभग। चूँकि जलप्रपात की बात हो रही है तो आपको बता दें कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जिसकी ऊंचाई है 450 फीट, जो लातेहार ज़िले में है और जिसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। और यह बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।